डियर स्टूडेंट्स, आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन के रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते हैं तो किन बातों का ख्याल रखते हैं और क्या हम बैंक के कॉलम में ऐड और लेस करते हैं और क्या हम कैश बुक के बैंक कॉलम में ऐड और लेस करते हैं। बैंक के कॉलम से मुराद यहाँ पासबुक या बैंक स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल, हमने बैंक में जो कैश जमा कराया ड्यूरिंग द मंथ वो 1 लाख रुपए है और बैंक से जो कैश निकाला है वो 80,000 है। तो हमारे पास हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक 20,000 कैश बचना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जब बैंक स्टेटमेंट आता है तो बैंक स्टेटमेंट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक भी बैलेंस 20,000 होना चाहिए। और अगर ऐसा ना हो, फॉर एग्जांपल उसमें कोई फ़र्क हो, तो यकीनन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमारे पास रिकॉर्ड हो गई होती हैं लेकिन बैंक के पास रिकॉर्ड नहीं होती, और कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक ने रिकॉर्ड की होती हैं जो कंपनी के रिकॉर्ड्स में नहीं होती। तो उन ट्रांजैक्शंस की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए हम एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम कैश बुक का बैंक कॉलम पिक कर लेते हैं जो एंडिंग बैलेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 20,000, और बैंक स्टेटमेंट के एंडिंग बैलेंस जैसे मैंने आपको बताया कि 5,000 को पिक कर लेते हैं। और फिर जो भी ट्रांजेक्शन हमारे पास कैश बुक में ऐड और लेस नहीं हुई हैं हम उन्हें ऐड और लेस कर लेते हैं, और वो ट्रांजेक्शन जिसकी डेफिशिएंसी पासबुक में है उसमें ऐड और लेस नहीं हुई तो उन्हें हम ऐड और लेस कर लेते हैं उन कॉलम के अंदर, ताकि एक रिकनसाइल बैलेंस पता चल जाए हमें। इसके लिए यहाँ मैंने कुछ रूल्स इकट्ठे किए हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। पहला इसमें है ऐड इन बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के कॉलम में, जैसे 5,000 का मैंने आपको बैलेंस बताया। उसमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो बच्चे वेरी फर्स्ट टाइम बैंक रिकन्सिलिएशन को पढ़ रहे हैं उनको बहुत आसानी होगी। इसमें कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है, ताकि बच्चे आसानी के साथ समझ सकें कि अगर टर्म चेंज हो जाती है तो उनको कोई मुश्किल या दिक्कत पेश ना आए। पहला है ऐड इन बैंक स्टेटमेंट। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट वाज नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया, तो हम जो बैंक में चेक जमा कराते हैं या कैश जमा कराते हैं तो फौरन अपने पास लिख लेते हैं, बैंक को डेबिट कर लेते हैं यानी प्लस कर लेते हैं बैंक में। लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो चीज़ उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं होगी बैंक जब तक उसे हमारे अकाउंट में प्लस नहीं करेगा या क्रेडिट नहीं करेगा। और बैंक क्रेडिट उस वक्त करता है जब वो चेक क्लियर होकर आ जाता है। अभी चूंकि चेक क्लियर नहीं हुआ है इसलिए बैंक ने ऐड नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि वो क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए हम इस उम्मीद पर कि वो क्लियर हो जाएगा हम उसे पासबुक के अंदर ऐड कर देते हैं। इसी चेक को जो क्लियर नहीं हुआ अनक्लियर्ड चेक भी कहते हैं, जो कि पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 में चेक और कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एट लास्ट डे ऑफ द मंथ बट वाज नॉट शोड इन द बैंक स्टेटमेंट। लास्ट डे ट्रांजैक्शंस आमतौर से बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होती, और बैंक स्टेटमेंट के लास्ट में ये लाइन लिखी होती है कि लास्ट डे ट्रांजैक्शंस में नॉट बी रिकॉर्डेड। इन दैट केस हम जो भी चेक या कैश जमा कराएंगे लास्ट डे में वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और इसी तरह से इसको हम फोर्थ पॉइंट में लेट डिपॉजिट भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है चेक और कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक बट वाज नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने जमा कराया और बैंक में हम ये चीज़ें ऐड कर लेंगे, चेक या कैश जमा कराया और बैंक ने अभी तक वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट या ऐड नहीं किया। और ऐसा चेक और कैश जो कि इन ट्रांजिट हो, यानी हमने तो जमा करा दिया लेकिन बैंक के पास अभी तक पहुंचा नहीं है, या चेक बैंक के पास पहुंच गया और बैंक ने क्लियरिंग के लिए इन ट्रांजिट है दूसरे शहर में किसी क्लियर होने के लिए भेजा हो। इसके अलावा जो चीज़ें बैंक स्टेटमेंट में से लेस होती हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पॉइंट नंबर 1, हमने एक चेक इशू किया, चेक इशूड फॉर द पेमेंट बट वाज नॉट प्रेजेंटेड इनटू द बैंक। हमने सप्लायर को चेक इशू कर दिया या किसी एम्प्लॉय को चेक इशू कर दिया और वो एम्प्लॉय या सप्लायर जो है वो बैंक में नहीं गया। हम तो जब चेक इशू करते हैं अपने पास से फौरन माइनस कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। बैंक उसको डेबिट या माइनस उस वक्त करेगा जब वो बैंक के पास प्रेजेंट होगा। तो स्टिल नॉट प्रेजेंटेड है, इट मीन्स कि अभी तक बैंक के पास नहीं आया, तो बैंक के पास जब तक वो चेक का ऑर्डर नहीं आएगा बैंक पेमेंट नहीं करेगा। इसी को हम अनप्रेजेंटेड चेक भी कहते हैं, इसी को हम अनपेड चेक भी कहते हैं, इसी को हम आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं। और यहाँ थर्ड पॉइंट में भी ये बात लिखी है कि चेक इशूड टू द क्रेडिटर और सप्लायर। क्रेडिटर सप्लायर को ही कहते हैं, ये ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी है, बट वाज नॉट येट पेड। इसके बाद ऐड इन कैश बुक। अब कैश बुक के अंदर हमारा जो कॉलम है जिसके अंदर ये बैंक के रिकॉर्ड्स हैं, बैंक ने ये एंट्रीज पास कर रखी हैं, हमने नहीं रिकॉर्ड की हैं। लाइक नंबर 1, बैंक कलेक्टेड नोट, नोट्स रिसीवेबल,
हम स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा है हम फर्म के बिहाफ पर कि इंटरेस्ट बेरिंग या नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है, और हमने बैंक से कहा था कि वो कलेक्ट कर लेना टाइम आने पर, मेच्योरिटी डेट पर। बैंक ने कलेक्ट कर लिया हमारे अकाउंट में, उसको प्लस कर दिया या क्रेडिट कर दिया, और हमें जब पता चला, जब बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आया, तो हम उसको फिर अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। इसी तरह से कस्टमर हु हैज डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दें। डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र के केस में हमारे पास मैसेज आ जाता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है मैसेज ओनर के पास आया हो, ओनर ने अकाउंटेंट को नहीं बताया, कंपनी के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इन दैट केस इस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए हम उसको कैश बुक के कॉलम में ऐड कर लेंगे। इस तरह से बैंक ने कलेक्ट कर लिया है डिविडेंड फर्म के बिहाफ पर। बैंक के पास इस बात का राइट होता है, या कंपनी जिनका हमने शेयर्स परचेज कर रखे होते हैं, वो जब प्रॉफिट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करती हैं, क्रेडिट करती हैं, तो वो हमारे अकाउंट में बैंक ऐड कर देता है उनको। तो बैंक ने वो कलेक्शन कर लिया, या डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए हमने उसको वारंट दे रखा था, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल दिया। तो इन दैट केस हमें अपने उसको हम कैश बुक के कॉलम में ऐड कर लेंगे। फिर बैंक क्रेडिटेड गिवन इंटरेस्ट प्रॉफिट मार्कअप नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक हमें किसी भी सूरत इंटरेस्ट दे सकता है, मार्कअप दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है, तो उसे हम अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये पॉइंट पर रिपीट हुआ है, पॉइंट नंबर 2, और ये 5 एक ही जैसा है। अब उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कैश बुक में से लेस करनी है हमें। फॉर एग्जांपल बैंक ने नोट्स पेबल की पेमेंट कर दी, बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी, या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था जो हमने ले रखा था, और बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया था कि जब भी इसका मेच्योरिटी डेट आ जाए आप पे कर दीजिएगा। बैंक ने उसको पे कर दिया। तो हमें नहीं मालूम था, हमें कब पता चला, जब बैंक का स्टेटमेंट आया तो पता चला कि बैंक ने फर्म के बिहाफ पर या कंपनी के बिहाफ पर वो पेमेंट कर दी है, तो हम उसे अपने पास से लेस कर देंगे। उसके बाद बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। फर्म का इंश्योरेंस का प्रीमियम जैसे ही ड्यू होता है, बैंक हमें पे कर देता है स्टैंडिंग ऑर्डर के अगेंस्ट। तो हम उसे अपने पास उस वक्त लेस करते हैं जब हमने बैंक स्टेटमेंट को देखा होता है, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती। फिर इस तरह से अ कस्टमर्स चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट वाज रिटर्न बाय द बैंक ड्यू टू मार्क एनएसएफ नॉन सफिशिएंट फंड, या कोई और रीजन है कि डेट में चेंजेस है, साइन में चेंजेस है, कस्टमर का चेक वापस आ जाता है। जैसे ही हम कस्टमर का चेक बैंक में जमा कराते हैं तो कैश बुक के बैंक कॉलम में प्लस कर लेते हैं, बैंक डेबिट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो चेक वापस आ जाए हमारे बैंक से, और लिखा हो कि मार्क्ड एनएसएफ है, नॉन सफिशिएंट फंड है, डिसऑनर्ड चेक है, तो हम उसको वापस से माइनस कर देते हैं बैंक में से, और अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर लेते हैं। तो हम इसे लेस कैश बुक में से माइनस कर देंगे। फिर बैंक डिडक्टेड या डेबिटेड इंटरेस्ट प्रॉफिट मार्कअप नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक हमारे अकाउंट में से कोई इंटरेस्ट निकाल लेता है, या कोई मार्कअप निकाल लेता है, या प्रॉफिट अपने लिए, जो कि हमने बैंक लोन ले रखा हो उसके ऊपर हो, या किसी और सर्विसेज चार्जेस होती हैं। इसी तरह से डिसऑनर्ड चेक, जो कि एनएसएफ चेक है, वो भी डिसऑनर्ड चेक कहलाता है, ये भी है। बैंक लिवाइड डिडक्टेड या डेबिटेड कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं, नंबर लाइक सर्विस चार्जेस, विद होल्डिंग टैक्स, कलेक्शन चार्जेस, चेक बुक चार्जेस, लॉकर चार्जेस, ज़कात, डिसऑनर्ड चेक के चार्जेस, या ऑनलाइन चार्जेस जो बैंक हमसे डिडक्ट कर सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो बैंक डायरेक्टली हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है, और हमें पता चलता है कब, जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आता है, तो हम इसे कैश बुक में से माइनस कर लेते हैं। ये वो डेफिशिएंसीज हैं जो कि हम अगर रिकॉर्ड कर लें तो उम्मीद है कि हम सही बैलेंस मालूम करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिकनसाइल बैलेंस, जिसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं कि ये हमारा बैंक का बैलेंस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कुछ एरर्स होते हैं जो कि रिकॉर्डिंग एरर्स कहलाते हैं। बैंक से भी हो सकते हैं वो एरर, और हमारी कैश बुक के हमारे अकाउंटेंट से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक में हमने चेक जमा कराया 8,000 रुपीज़ का, और अपने पास लिखा 800, तो हमने 7,200 कम प्लस किया है। इस केस में हम कैश बुक के अंदर प्लस कर लेंगे 7,200, और कहेंगे एरर इन कैश बुक। इसी तरह से फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने बैंक में एक चेक जमा कराया 10,000 रुपए का, लेकिन गलती से बैंक ने उसको 1,000 रुपये प्लस कर दिया हमारे अकाउंट में, बैंक ने 9,000 रुपये कम प्लस किए हैं। तो हम क्या करेंगे, पासबुक के अंदर उसे 9,000 प्लस कर देंगे, और बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपसे एरर हो गया है। बैंक उसको चेक करेगा और सही कर देगा। इसी तरह से बैंक में हमने चेक इशू किया सप्लायर को, और वो चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ। चेक जो था वो 7,200 रुपीज़ का था, और बैंक ने उसको गलती से सिर्फ और सिर्फ 7,000 रिकॉर्ड कर लिया, 200 रिकॉर्ड करना भूल गया। पेमेंट उसने ठीक कर दी, लेकिन
हमारे अकाउंट में उसने एंट्री गलत कर दी, इस केस में हम 200 मजीद माइनस कर देंगे ताकि बैंक का और हमारा बैलेंस रिकनसाइल हो जाए। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा किए और हमने उसको अपने पास गलत रिकॉर्ड कर लिया, या हमने चेक इशू किया सप्लायर को 8000 रुपीज़ का और हमने 800 माइनस किए, तो हमने कम माइनस किए हैं 7200, तो हम अपने कैश बुक के अंदर से उसे फिर माइनस कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी और आपके लिए आइंदा बैंक रिकन्सिलिएशन बनाना आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन की कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।